मैं आशुतोष न जाने क्यों आज बहुत खुश था। मेरी और अंजलि की विवाह की आज 10वीं एनिवर्सरी थी। शादीशुदा जीवन के ये 10 वर्ष मेरे लिए किसी चुनौती से कम न थे, क्योंकि इन सालों में अपने शादीशुदा जीवन को सफल बनाने के लिए मैंने कसर नहीं छोड़ी थी। खुशी इस बात की थी कि मैंने अपनी पत्नी अंजलि को भी अपने रंग में ढालने में सफल हो गया था। इन चंद वर्षों में यह भी समझ गया था कि बचपन में बच्चों को दिए गए संस्कारों को बदलना कितना कठिन होता है। आपको बता दूं कि अंजलि, जिसे मैं प्यार से अंजू पुकारता, यानी मेरी पत्नी अंजलि, मेरी बचपन की दोस्त थी। अंजलि से विवाह होना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जिसे आप प्यार करते हो उसी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में प्राप्त करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि तो कही जा ही सकती है। अंजू मेरा पहला प्यार थी। जब हम एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे तब हमें स्वयं ही पता नहीं था कि हमारे प्यार का भविष्य क्या होगा, परंतु फिर भी चांदनी के उजाले में एक दूसरे का हाथ थामे हम दोनों घंटों घंटों बैठे रहते थे। मेरी अंजू की कोयल स्वरूप मधुर वाणी से झरते हुए शब्द रूपी फूलों जैसी उसकी बातें मेरा मन हमेशा मोह लेती थी। तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जब अंजू का परिवार हमारे पड़ोस में रहने आया था। उसका घर मेरे घर से 20 कदम की दूरी पर ही था। उस दिन मैं जब कॉलेज से लौटा तो अपने घर से कुछ दूरी पर सामान से लदा ट्रक खड़ा देखकर चौंक गया था। तेज कदमों से अंदर जाकर माँ से पूछा, माँ, यह सामान किसका है? कौन आई है रहने? मुझे क्या पता किसका है, तू भी फालतू की बातों में अपना दिमाग मत खराब कर। खाना तैयार है, चुपचाप खा ले, कहकर माँ अपने काम में व्यस्त हो गई। पर मेरा मन तो न जाने क्यों उस ट्रक में ही उलझा था। सो मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांकने लगा। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी और उसमें से पति पत्नी और 2 बेटियाँ उतरी थी। बड़ी बेटी लगभग 19 और छोटी बेटी 15 वर्ष की रही होगी। गोरी चिट्टी लंबी उसकी कमसिन नवयुवती को देखकर मैंने मन ही मन कहा, लगता है कुदरत ने इसे बड़ी ही फुर्सत में बनाया है। क्या बला की खूबसूरती पाई है। उसके बारे में सोचकर ही मेरा मन 100 फुट ऊपर की छलांग लगाने लगा था। उसके बाद तो मेरा युवा मन न पढ़ने में लगता और ना ही अन्य किसी काम में। खैर, जिंदगी तो जीनी ही थी। अब मैं अक्सर अपने कमरे की उस खिड़की पर बैठने लगा था, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। कभी तो झलक मिल जाती थी, पर कभी पूरे दिन एक बार भी नहीं। लगभग 1 माह बाद जब मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था तो अचानक लाइब्रेरी के अंदर आते अंजू को देखा। बस लगा मानो जीवन सफल हो गया। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक बार फिर उसे घूर कर देखा और आश्वस्त होते ही मैंने वापस अपने कदम लाइब्रेरी की ओर मोड़ दिए थे। अंदर जाकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया था। कुछ देर तक अगल बगल देखने के बाद मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया था। हेलो, मेरा नाम आशुतोष खुराना है, स्टूडेंट ऑफ BSc 3rd ईयर। हेलो, आई एम अंजलि नारायण, स्टूडेंट ऑफ BSc 1st ईयर। अभी कल ही मेरा एडमिशन हुआ है। उसने मुझे अपना परिचय देते हुए सकुचाते हुए कहा था। पापा के ट्रांसफ़र के कारण मेरा एडमिशन कुछ लेट हुआ है। क्या आप नोट्स वगैरह बनाने में मेरी कुछ मदद कर देंगे? क्यों नहीं, एनी टाइम। वैसे मेरा घर तुम्हारे घर के नज़दीक ही है। मैंने 2 कदम आगे रहकर कहा था और इस तरह हमारी पहली मुलाकात हुई थी। नोट्स के आदान प्रदान के साथ ही हम कब एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, हमें ही पता नहीं चला था। ग्रेजुएशन के बाद मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने लगा था और वह पोस्ट ग्रेजुएशन की। उससे मिलना तपती धूप में AC की ठंडी हवा का एहसास कराता था। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद मेरा चयन जिला खाद्य अधिकारी के पद के लिए हो गया था। जिस दिन मुझे अपने चयन की सूचना मिली, मैं बहुत खुश था और शाम का इंतज़ार था, क्योंकि हम दोनों के पास के पार्क में लगभग रोज ही मिलते थे। उस दिन भी मैं नियत समय पर पहुंच गया था।
पर आज मेरी अंजू नहीं आई थी। लगभग 2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद मैं मायूस हो उठा और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक सामने से मुझे वह आती दिखाई दी। अरे, आज इतना लेट क्यों? और यह मेरा गुलाब मुरझाया हुआ क्यों है? मेरे इतना कहते ही वह मुझसे लिपट गई थी। आंसू, हम अब इतने आगे आ गए हैं कि अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। मेरे घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, क्या तुम मुझे अपनाओगे? अंजू ने बिना किसी लाग लपेट के मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था और मैं हतप्रभ सा उसे देखता ही रह गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कब तुम्हारे बिना रह पाऊँगा मेरी अंजू, कह कर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसके बाद मेरा सर्विस ज्वाइन करना और अंजू के पापा का ट्रांसफ़र पास के ही शहर में होना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। मैं और अंजू फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में अवश्य थे। मैंने भी अपनी पत्नी के रूप में सिर्फ अंजू की ही कल्पना की थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब पहली बार मैं घर आया तो माँ ने मेरी शादी की बात की। मैं अपनी माँ से बचपन से ही हर बात शेयर करता था, सो माँ से अपने दिल की बात कह डाली। मम्मी, मैं और किसी से शादी नहीं कर पाऊँगा, और जिससे मैं करूँगा आपकी अनुमति से ही करूँगा। कौन लोग हैं वो? क्या करते हैं? किस जाति और धर्म की है वह? माँ ने कुछ अनमने से स्वर में पूछा। जब मैंने उन्हें अपने पड़ोसी की याद दिलाई तो वे बोली, अच्छा, वह नारायण परिवार की बात कर रहे हो तुम? उनकी बड़ी बेटी को मैंने देखा है। क्या उसके परिवार वाले तैयार हैं? अपने परिवार वालों को अंजू स्वयं संभालेगी माँ, आप तो अपनी बात कीजिए। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पापा और मेरे लिए केवल तुम्हारी पसंद ही मायने रखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा पसंद गलत नहीं होगा। माँ की बातें सुनकर मैं प्यार से अभिभूत हो उनके गले लग गया था। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे सपनों की रानी अंजू का फ़ोन आ गया। उसने जो कहा उससे मेरी खुशी 2 गुनी हो गई। आंसू, मैंने माँ को अपने बारे में बताया था तो उन्होंने कुंडली मिलान की बात की है और कहा है कि तुम अपनी जन्म पत्रिका का फ़ोटो मेरे फ़ोन पर भेज दो। वे कल ही हमारे पंडित जी के पास जाकर मिलवा लाएंगी। बस फिर हमारी शादी। कहते कहते अंजू फ़ोन पर ही शर्मा गई। अंजू की बात सुनकर मैं भी कुछ आश्वस्त सा हो गया कि कुछ गुण तो मिल ही जाएंगे, अर्थात अब हमारे विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मन ही मन मैं अपने और अंजू के सुनहरे भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगा। 6-7 दिन यूँ ही ख्यालों में निकल गए। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से निकलते वक्त स्टेशन जा रहा था तो अंजू का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं उसका रोना सुनकर घबरा सा गया और बोला, क्या हुआ? कुछ बताओगी भी? क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हो? आंसू, कल माँ गई थी हमारे पंडित जी से कुंडली मिलवाने, पर उन्होंने कहा कि दोनों की कुंडली में लेस मात्र भी मिलान नहीं है। इन दोनों का विवाह किसी भी हालत में संभव नहीं है और यदि किया गया तो लड़की का विधवा होना सुनिश्चित है। इसलिए माँ पिताजी ने इस विवाह के लिए साफ मना कर दिया है। अब क्या होगा? कहकर फिर वह जोर से रोने लगी और फ़ोन काट दिया। अंजू के माता पिता की ऐसी रूढ़िवादी सोच ने मुझे तुरंत हैरत में डाल दिया, क्योंकि स्वयं को अति आधुनिक बताने वाला परिवार इतना अंधविश्वासी और दकियानूसी हो सकता है, यह तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अंजू की बहन लंदन से MBA कर रही थी। पूरा परिवार प्रतिदिन अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बातचीत करता था। घर के प्रत्येक सदस्य के पास अपना अलग लैपटॉप और आधुनिक तकनीक के समस्त साधन मौजूद थे। घर की एक एक वस्तु आधुनिकता का बखान करती सी प्रतीत होती थी। बात बात में अपनी आधुनिकता का प्रदर्शन करने वाले परिवार का इतना अंधविश्वासी होना मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जन्म पत्रिका और कुंडली को इतना अधिक महत्व देने वाले ये तथा कथित आधुनिक परिवेश के जनमानस क्यों नहीं समझ पाते कि विवाह किसी कुंडली वुंडली से नहीं, बल्कि लड़का लड़की की परस्पर समझदारी से सफल और असफल होते हैं। क्या जन्म कुंडली में सभी गुण मिलाकर
कि ये विवाह असफल नहीं होते, जबकि वास्तविकता तो यह है कि विवाह की सफलता और असफलता तो पति पत्नी की परस्पर समझ, त्याग और समर्पण की भावनाओं पर निर्भर होता है। खैर, इस समय तो मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान तलाशना था, सो रिलैक्स मन से किसी हल पर विचार करने लगा। इसके बाद 2-1 अवसरों पर भी मैंने स्वयं अंजू के माता पिता को कुंडली के बारे में समझाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु उनका एक ही जवाब था, हम जानबूझकर अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकते। उनसे बात करके भी मुझे समझ आ गया था कि उनके मन में कुंडली के बीजों की पैठ बहुत गहरी है, सो उनके आगे बोलना एकदम भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। कुछ दिनों बाद मुझे अपने एक मित्र के विवाह में दिल्ली जाना पड़ा। मित्र ने बिना किसी ताम झाम के कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज की थी, जिसमें महज उसके परिवार वाले ही शामिल थे। लड़की के माता पिता ही गायब थे। पूछने पर पता चला कि लड़की के माता पिता किसी भी स्थिति में इस अलग जाति के लड़के से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों ने बिना माता पिता के ही रजिस्टर्ड विवाह करने का फैसला लिया था। वापस आते समय मैं भी रजिस्टर्ड विवाह के बारे में सोचने लगा कि अब शायद मेरे लिए भी यही चारा है, क्योंकि आज 2 वर्ष हो गए, पर अंजू के माता पिता सब कुछ सही सलामत होते हुए भी कुंडली के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। न जाने कैसे और क्यों उनके मस्तिष्क में इस जन्म कुंडली ने भी सर्प की भांति की कुंडली मार ली थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने फ़ोन पर अंजू से माता पिता की अनुमति के बगैर रजिस्टर्ड विवाह करने की बात कही। इस पर अंजू बोली, आंसू, विवाह के बाद अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि कुछ नहीं होता अंजू, मैं ऐसे किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। मैंने ऐसे कितने ही जोड़े देखे हैं जो पूरी तरह कुंडली मिलने के बाद भी ताउम्र लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से असंतुष्ट ही रहते हैं, और मेरे ही परिचित कितने ऐसे जोड़े हैं जो अलग जाति विवाह के बाद भी आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम दोनों मिलकर अपने गृहस्थ जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। क्या तुम माँ पापा को छोड़कर मेरी खातिर आ सकती हो? कहते हैं ना, युवावस्था का प्यार अंधा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार को पाने की चाहत होती है। सो सुनिश्चित दिन पर अंजू अपने माता पिता की अनुमति के बगैर घर से आ गई, और मेरे माता पिता की मौजूदगी में मैंने अंजू से कोर्ट मैरिज कर ली। हमारे विवाह के बाद अंजू के माता पिता ने प्रारंभ में तो नाराज़गी प्रदर्शित की, परंतु बाद में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद अंजू को लेकर मैं अपने पोस्टिंग पुणे आ गया। कुछ शादी की व्यस्तता और मौसम के बदलाव ने ऐसा असर दिखाया कि आते ही मैं मलेरिया नामक बीमारी से ग्रस्त होकर 10 दिनों तक बिस्तर पर ही रहा। एक दिन अंजू मेरे पास आकर बैठी और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आंसू, मुझे लगता है हमारी बेमेल कुंडली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, इस प्रकार का कोई वहम अपने मन में मत पालो। ये सब बेकार की बातें हैं। कहकर मैंने अंजू को चुप करा दिया। मुझे पूरी तरह ठीक होते होते ही लगभग 1 माह लग गए। सब कुछ सामान्य हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक मेरे बड़े भाई को हार्ट अटैक हो गया। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्होंने दम तोड़ दिया। अब तो अंजू के अंधविश्वासी मन का वहम और भी मजबूत हो गया। जब हम लोग भैया का क्रियाक्रम करके वापस आ रहे थे तो अंजू कहने लगी, आंसू, तुम मानो या ना मानो, हमारे बड़े बुजुर्ग जन्म कुंडली मिलाकर विवाह करने की बात सही ही कहते थे। देखो, हम अपने विवाह के बाद चैन से रह नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक कुछ विपत्तियां आए ही जा रही हैं। गृहस्थ जीवन को तो हम महसूस तक नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्यों तुम चली आई अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ? जिससे जन्म कुंडली मिलती उसी से शादी करती। अंजू की बेबुनियाद बातें सुनकर मैं लगभग झंझला सा गया था। वास्तव में इस प्रकार की बातों को लेकर कई बार हम दोनों में बहस हो जाया करती थी।
मेरा क्रोध देखकर वह शांत हो गई, परंतु ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कोई युद्ध चल रहा है। एक दिन जैसे ही मैं ऑफिस से लौटा, अंजू बड़ी मस्ती में गुनगुनाती हुई खाना बना रही थी। आमतौर पर हैरान परेशान रहने वाली पत्नी को इतना खुश देखकर मैं खुद हैरान था। सो पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नज़र आ रही हो? आज मम्मी आ रही हैं कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने। तब तो तुम माँ बेटी की ही जोड़ी बोलेगी। आज इस घर में मैं बेचारा एक कोने में पड़ा रहूँगा। ऐसा क्यों कहते हो? मेरी माँ क्या तुम्हारी माँ नहीं है? हल्की सी नाराज़गी जताते हुए अंजू ने कहा। अरे नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम प्लीज़ कॉफ़ी बनाओ ना, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, कहकर मैं चेंज करने चला गया। 2 दिन बाद अंजू की माँ हमारे घर आ गई। यह कहने में अवश्य अजीब लगेगा, परंतु सच्चाई यही थी कि 56 की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा था, जिससे वे अंजू की माँ कम बड़ी बहन अधिक लगती थी। एक से एक आधुनिक परिधान धारण करती थी वे। आते ही उन्होंने अंजू को अपना लाइफस्टाइल बदलने और हेल्दी डाइट प्लान बनाने को कहा, ताकि उसके दिन पर दिन बढ़ते कमर के घेरे को कम किया जा सके। घर के बदलते रंग ढंग को देखकर मैं भी बड़ा खुश था। पर एक दिन जब सुबह में ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था, तो दोनों माँ बेटी को एक साथ तैयार होकर जाते देख पूछ लिया, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो आप दोनों? चलिए, कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। कहीं नहीं बेटा, यहीं पास के ही मंदिर में जा रहे हैं। पैदल जाएंगे तो वॉक भी हो जाएगा। आप ऑफिस जाइए। अंजू की मम्मी ने कहा तो मैं आश्वस्त होकर ऑफिस रवाना हो गया। इन दिनों पहले की अपेक्षा अंजू कुछ अधिक शांत और खुश नजर आने लगी थी। मैं इसे माँ के आने की खुशी समझ रहा था। कुछ दिनों के बाद मुझे ऑफिस के काम से अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ा। मेरा काम एक दिन पूर्व ही समाप्त हो गया, सो मैं एक दिन पूर्व ही घर आ गया। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचा तो घर से पंडितों के मंत्रोच्चार की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो अंजू और उसकी माँ 6 पंडितों से घिरी हवन करवा रही थी। क्रोध से मेरी आंखें ज्वाला बरसने लगी, परंतु मौके की नज़ाकत को समझकर मैं शांत रहा और अंदर चला गया। कुछ ही देर में अंजू घबराती हुई मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई तो मैं लगभग चीखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है, जबकि तुम्हें पता है अंधविश्वासों को नहीं मानता। अरे बेटा, जन्म कुंडली का दोष शांत करवाने के लिए यह पूजा करवाना अत्यंत आवश्यक था। अब देखना तुम्हारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। बहुत पहुँचे हुए पंडित हैं और उन्होंने पूजा भी बहुत अच्छी करवाई है। बेटी के बोलने से पूर्व ही उसकी माँ ने अपनी सफाई दी। माँ जी, यह सब मन का वहम है। क्या कमी है आपकी बेटी को बताइए। जन्म मृत्यु हारी बीमारी ये सब तो जीवन के एक हिस्से हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यदि पंडित जी इतने ही पहुँचे हुए हैं तो क्यों नहीं अच्छी कोई नौकरी प्राप्त कर लेते? क्यों यजमान ढूंढते फिरते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए? आपकी और पापा जी की कुंडली में तो 30 गुण मिले थे, पर फिर भी आप दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को अपमानित करते रहते हैं। आप तो इतनी आधुनिक हैं, फिर आप अपनी सोच को आधुनिक क्यों नहीं बना पाए? गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना पति पत्नी के हाथों में होता है, ना कि किसी पंडित के हाथ में। जो काम मुझे पसंद नहीं है वे मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में करेगी तो कैसे गृहस्थी सुखद हो सकेगी? मुझे नहीं पता कि मेरी बातों उन पर क्या असर हुआ, परंतु उस समय उन्होंने वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। इस घटना के 3 दिनों बाद जब अंजू की मम्मी को हम स्टेशन छोड़ने गए तो उनमें से एक पंडित जी के हमें प्लेटफॉर्म पर दर्शन हुए। बढ़िया सिगरेट के कस खींचते हुए वे जींस टॉप में किसी गुंडा टाइप आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे। मैंने अंजू से कहा, देखो ये हैं तुम्हारे पंडित जी जिनसे तुम अपनी गृहस्थी में शांति करवाने चली थी। बाप रे, ये तो सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें देखकर अंजू ने दांतों तले उंगली दबा ली। सासू माँ को ट्रेन में बैठाकर जब हम घर आए तो हमारे पड़ोसी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आ गए। बेटा, आप लोग अवश्य आइएगा। बड़ी मुश्किल से
तय हो पाई है हमारी बेटी की शादी। जहाँ भी जाओ लोग जन्म कुंडली मिलाने की बात करते हैं और ना मिलने पर शादी की बात आगे ही नहीं बढ़ पाती है। पर एक पंडित ने ही हमें इसका तोड़ बता दिया कि पहले लड़के की जन्म पत्रिका ले लो और मैं उसी के अनुसार बेटी की पत्रिका बना दूंगा। हमने ऐसा ही किया और चटमंगनी पट ब्याह हो गया। क्या करे बेटा, कहीं जगह विवशता में चालाकी करनी पड़ती है। वे अपनी बेटी के विवाह के बारे में बताने लगे। क्या ऐसा भी होता है? फिर कुंडली मिलवाने का क्या मतलब? अब तक शांत बैठी अंजू अजरत से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आजकल सब संभव है। पंडित जी को चढ़ावा चढ़ाओ और असंभव कार्य को भी पंडित जी से संभव करवाओ। दरअसल यह कुंडली कुछ होती ही नहीं है, यह सब तो पंडितों के चोचले हैं दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए। अब हमारा तो अंतर्जातीय विवाह हुआ है। आज 40 वर्ष हो गए हमारे दाम्पत्य जीवन को। हर सुख दुख को हमने खुशी खुशी झेला है। 40 वर्षों में लड़ाई झगड़ा तो छोड़िए, किसी भी प्रकार की अनबन तक नहीं हुई है हम दोनों में। एक दूसरे को इतना समझते हैं हम दोनों। विवाह तो पति पत्नी की समझदारी से सफल होते हैं, ना कि कुंडली से। इसके बाद वे तो चले गए, पर अंजू की आंखें अवश्य खोल गए, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें बाहर छोड़ कर आया, अंजू मेरे गले लग गई और बोली, तुम सच कहते हो, यह कुंडली सिर्फ मन का एक वहम है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।